हेलो हेलो। हेलो हेलो। आवाज आ रही सही? ब्रेक ये भी 15 मिनट का ब्रेक है ना? थर्ड ब्रेक आपका? ये हाफ आवर का नहीं है? सेकंड ब्रेक हाफ आवर का है ये सर? ये तो थर्ड ब्रेक है ना? थर्ड क्लास है, सेकंड ब्रेक है। तो पहला ब्रेक कितनी देर का है? ये भी 15 मिनट का है। अच्छा अच्छा अच्छा। आ गए भाई सब लोग? बंद कर लो। बेटा आप बात बंद कर दो। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, इसमें आपस में एक दूसरे से बात, कुछ भूली बिछड़ी यादें, पानी, किताबों का लेन देन, और तमाम तरह की जो आधी अधूरी तुम्हारी जो गाथाएं रह गई हैं उन्हें उसमें समाप्त कर लें। 1 मिनट सिर्फ। 32 हो रहे हैं, 33 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अरे जरूरी बात करने को कहा कि नई बातें थोड़ी और। नई बातें शुरू कर रहे हो, वो फिर कैसे खत्म होंगी? यार देखो सिलेबस ना ज़्यादा है, 12th में टाइम कम होता है स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा सीरियस रहें। 11th और 12th में थोड़ा फर्क होता है। स्टार्ट कर रहा हूँ अब। टाइम हो गया। बेटा जब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ उस समय आपस में बात ना करें। क्लास में बात करता हुआ कोई पाया गया तो उसको उसका नुकसान हो सकता है। क्लास का जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट भी मिल सकता है। आपस में किसी भी तरह की बात, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ टॉक, इस तरह का कोई भी लॉजिक नहीं सुना जाएगा कि हम ऐसी बात कर रहे थे जो बहुत अच्छी थी, जैसे कि पढ़ाई की। क्या समझ गए? चाहे वो बातें पढ़ाई की हों, चाहे देश प्रेम की हों, चाहे किसी शादी बारात में जाने की हों, चाहे आईआईटी में सेलेक्ट होने के बाद क्या होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ टॉक, कोड ऑफ कंडक्ट और प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आप आपस में अगर बात करेंगे तो आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा। दिक्कत यह है कि सिलेबस ज़्यादा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है? अपना आपस में बातचीत करने का मुझे जब टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे इतना वक्त नहीं मिल रहा है कि आप लोगों से बात कर पाऊँ कि मेरा ये नाम है, ऐसे ऐसे मैं पढ़ाता था वगैरह वगैरह, इट मीन्स कि टाइम कम है। तो वहाँ मैं तुम लोगों को आपस में कैसे रिश्ते बनाने दूंगा? अभी मैंने जब तुमसे नहीं बनाया कोई, तो सोच के देख। क्लियर? तो ये चीज़ें बीच बीच में होती रहेंगी, बिल्कुल नहीं बेटा। क्लास का प्रोटोकॉल है कि जब मैंने क्लास में पढ़ाई शुरू कर दी तो इस क्लास में, इस दुनिया में सिर्फ मैं हूं और तुम हो। कोई डाउट? तो अब बेटा मैं शुरू कर रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है और इसमें 4-5 क्लास ही अवेलेबल है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स ये टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। एनसीईआरटी में इस बार काफ़ी चीज़ें कम भी कर दी हैं। इनफैक्ट पहले तो आईआईटी में 2002 तक तो सिर्फ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आते थे। 2002 तक कोई भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं आया। 2003 में पहली बार मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया, वो भी गलत आया। ठीक है? हालांकि उसकी गलती जरा पकड़ना भी बहुत मुश्किल है, मैट्रिक्स में दिखाऊंगा, ठीक है? तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं। तो कभी कभी आपको डिटर्मिनेंट पढ़ते समय मैट्रिक्स की कुछ कुछ छवि नजर आएगी, और मैट्रिक्स पढ़ते समय डिटर्मिनेंट की कुछ विशेषताएं, कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने आएंगी। ओके? तो इस तरह थोड़ा डिजाइन करने की कोशिश की गई है कि दोनों एक दूसरे में प्रॉपरली सेट हो जाएं, दोनों टॉपिक, ठीक है?
तो डिटर्मिनेंट वैसे शायद सीबीएसई में एनसीईआरटी में तो पहले मैट्रिक्स है, ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट है, आया ना। एनसीईआरटी देखते रहा करो बेटा, ठीक है। लास्ट सेशन कॉमन डाउट एंड डिस्कशन, अभी कुछ है नहीं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है वैसे मैट्रिक्स टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे डेफिनीशन दी हुई है, डेफिनीशन इसलिए इसमें टाइप करा दी है ताकि आपका टाइम बचे, बाकी समझाने का काम यहाँ है क्या, कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर एरे में मैट्रिक्स कहलाता है। सिंबल ये है, बात को समझना, कुछ बातें थोड़ी ना मैथमेटिक्स में 90% तो नहीं, लगभग 70% बातें कॉमन सेंस की होती हैं, नॉर्मली उन्हें समझो फिर क्वेश्चन में अप्लाई करो, ठीक है। ये सिंबल है, कुछ मैंने इस तरह एलिमेंट अरेंज करके कर दिए कि एक रेक्टेंगुलर एरे बन गया। ये एक रेक्टेंगुलर एरे बन गया, ये एक अरेंजमेंट है, नाम इसका मैट्रिक्स है। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अरेंजमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई डाउट? अरेंजमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरे में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। ये सारे एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच वगैरह वगैरह। अगर आप ऐसे देखते हुए चलो तो ये कॉलम्स हैं, और इस तरह देखते आओ तो फिर ये रोज हैं। कोई डाउट? यहाँ तक सबको वैसे पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें स्पीड में मैं जल्दी करूंगा। मैट्रिक्स का इतना आइडिया तो शायद 11वीं में आपको हो गया होगा, एक दो चीज़ें आ जाती हैं मैट्रिक्स की। कोई डाउट? ये एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंजमेंट है। ये कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। ये रोज हैं, रोज नंबर 1, रोज नंबर 2, रोज नंबर 3। कोई डाउट? मैट्रिक्स का कोई नाम रख दिया, ए बी सी कुछ भी रख सकते हो। कॉलम को C1 C2 C3 C4, रोज को R1 R2 R3 R4 टाइप से बोलते हैं। वही बातें लिखो जो जरूरी हैं, फालतू का बोझा अपनी जिंदगी मत बढ़ाओ। कोई डाउट? बहुत ही क्लियर कट कंसेप्चुअल पिन पॉइंट बात अपनी कॉपी में लिखो, कंसेप्चुअल बात अपने माइंड में स्टोर करो, अपने माइंड को कचरे से मत भरो। कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? तो जो बात मैं कहूं वो लिखो, जो मैं कहूं वो समझो, जो मैं कहूं सॉल्व करो वो सॉल्व करो। इसलिए आप यहां आए हो। कहानी तो आप कहीं भी सुन लोगे ना यार, किताब में भी पढ़ लोगे, यूट्यूब पे भी बहुत सारी अवेलेबल है, ठीक है। आप किस लिए आए हो? कि भाई डिजाइनिंग ऐसी प्रॉपर मिले कि कम टाइम में हम जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, और कोई बात थोड़ी है। वरना यहाँ क्यों बैठो, घर में बैठ के देखोगे ना आराम से यूट्यूब पे, ठीक है। तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेमोरी में आपके वैसे ही बस जाएगा कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रो है, कॉलम है, ठीक है। आगे चलें। इस बात को लैंग्वेज में लिखा गया है मैथमेटिकली। ऐसी लैंग्वेज देख के बड़ा अपने नए नई पहली बार कोई देखता है तो डर सा लगने लगता है, पता नहीं क्या है। अ सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर्स, नंबर कितने हो जाएंगे m क्रॉस n, m एक साइड में n एक साइड में, a11 a21 a31 am1, कितने एलिमेंट हो गए इधर देखो, m ऐसे गिनना शुरू करो ना, 1 2 3 m, कितने एलिमेंट हो गए m, और इधर गिने तो कितने हो गए n, तो वो m क्रॉस n टोटल एलिमेंट होंगे इस रेक्टेंगुलर एरे में। कोई डाउट? तो a set of numbers arranged in the form of an ordered set of m rows and n columns। रोज कितनी हो गई m, और कॉलम कितने हो गए n, और इसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस n। इंपॉर्टेंट बात, दिमाग में बसाने के लिए, कॉपी पे लिखने के लिए नहीं। पेज महंगे हो रहे हैं, कॉपियां महंगी हो रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, फालतू में क्यों कॉपियों को भर रहे हो? कोई डाउट? अरे भाई ये m क्रॉस n की ये मैट्रिक्स हो गई, m रोज हो गई, n कॉलम हो गए, m क्रॉस n उसका बोलो बोलो ऑर्डर हो गया। कोई डाउट? डिटर्मिनेंट क्या है? देखिए ये जो ऑर्डर है m क्रॉस n का, इसमें m क्या है, रोज है, और n क्या है, कॉलम्स है। अगर इन दोनों की संख्या बराबर हो गई तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सब पढ़ाया जाएगा मैट्रिक्स में, बाकायदा डेफिनेशन आगे। फिर मैंने कहा कि दोनों में एक दूसरे की झलक मिलेगी, डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स की और मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट की, तो छोटी छोटी बातें तो आएंगी।
स्क्वायर मैट्रिक्स वो हुई जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हो गए, जैसे कि ये कहा गया। समझ गए? सबसे लास्ट में 12th में जब सारा खत्म कर लिया तो लास्ट में पकड़ते थे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, स्टार्ट करते थे रिलेशन एंड फंक्शन से। अब ये टॉपिक पहला आ गया है, डेफिनेशन भी बहुत है, प्रॉपर्टीज भी बहुत है और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस ज्यादा है। तो वहां जिसमें आपकी जिस संवेदनशीलता की आवश्यकता है वो आप यहाँ दें। आपस में बिल्कुल बात ना करें, 1.5 घंटे के अंदर इस दुनिया में कोई नहीं है आपके आसपास। क्लियर? आगे चलो। मैं एक ऐसी मैट्रिक्स लिख रहा हूं जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर है। ए बी सी बी, चलो हटाओ कोई और नाम दे देते हैं, डी ई एफ जी एच आई। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितनी है? स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने का एक तरीका निकाला गया जिसका नाम डिटरमिनेंट रखा गया। कोई डाउट? मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली अरेंजमेंट था और अलग अलग अरेंजमेंट को अलग अलग लैंग्वेज में यूज किया जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्रिप्टोग्राफी एक डेवलप हुई साइंस, उसमें जासूसी में मैट्रिक्स का बहुत यूज होता था। बेटा इधर सुने ध्यान से, समझ रहे आप? तो मैट्रिक्स कोई वैल्यू तो है नहीं, वो तो लैंग्वेज है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू डिफाइन की गई है जिसे डिटरमिनेंट कहा गया है। कोई डाउट? अब वैल्यू है क्या, सवाल ये है। हालांकि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू तो सबने 11th में निकालना सीख ली होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। यहां तक क्लियर है सबको? बेटा यहां तक कोई डाउट? सिंपल जो है डेफिनेशंस चल रही हैं, इन डेफिनेशंस की ही जरूरत पड़ेगी। कौन सी बात? पूछो, क्वेश्चन पूछना सीखो। कभी भी जब क्वेश्चन पूछो, अगर आपका क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है इसका मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं है, आपको होश नहीं है। ठीक है, ओके। आप क्वेश्चन पूछें, ये 90% बच्चे ये करते हैं। सिर्फ इसकी बात चलो आ गई एग्जाम्पल में, जैसे अचानक उनका दिमाग या तो वो लेट आए या पढ़ते पढ़ते उनका दिमाग कहीं ऐसी जगह घूमने चला गया, शरीर तो यहाँ है, तो अचानक उनको फिर वापस आएगा दिमाग, फिर वो कहेंगे सर दोबारा बता दो। तो दोबारा का मतलब वो उस समय होश व हवास में नहीं थे, बेखुदी में थे, और जो है जैसे कहें कोमा, ये वर्ड यूज कर सकते हो इस टाइप का। तो ये मैं जनरल सबके लिए कह रहा हूँ। अच्छा बेटा, दिमागी रूप से यहाँ प्रेजेंट रहना सीखे। मुझसे मैं भी ऐसी होता था, अचानक मेरा दिमाग पे कंट्रोल करना मजाक थोड़ी है। हमसे भी ऐसा हो जाता था कि दिमाग कहीं और है, पढ़ यहाँ रहे। तो वहाँ आप अपने माइंड पे कंट्रोल रखें, माइंड को यहाँ प्रेजेंट रखें। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, अदरवाइज आप कहेंगे कि सर इस बात को दोबारा करिए, इसको मिनिमाइज करो, दोबारा वाली बात को क्वेश्चंस पूछना बढ़ाओ। ठीक है, एक साथ तो नहीं, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस डालो अपनी। बेटा ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बारे में क्लियर है? मैट्रिक्स एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है एक रेक्टेंगुलर एरे में। ठीक, ये रेक्टेंगुलर एरे है, ये एलिमेंट्स हैं, इस तरह रख दिए गए, इसका नाम मैट्रिक्स रख दिया गया। एक एलिमेंट यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, इस तरह 9 एलिमेंट रखे। ठीक है भाई, जब हम इस तरह देखते हैं तो ये कहलाते हैं कॉलम्स, और जब हम इस तरह देखते हैं तो ये कहलाती हैं रोज। ठीक है भाई, अब ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं? n, देखो, और नंबर ऑफ रोज कितनी है? m। तो m क्रॉस n उसका ऑर्डर होता है। इस टाइम तक तुम आ गए थे,
जब मैं ऑर्डर बता रहा था, तो ये ऑर्डर होता है, ठीक है। जैसे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4x5, तो उसमें 4 क्या है, नंबर ऑफ रोज, और 5 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरी बार में हमेशा उतनी डिटेल में नहीं होगा, इसलिए शुरू से ही क्लास में आओ, ठीक है बेटा। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, ठीक है। तो ये इसकी ऑर्डर हो गई 3x3। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है और उस वैल्यू का नाम डिटर्मिनेंट है। यहां तक हमने बात डिटेल में बताई थी, जो ब्रीफ में मैंने रिपीट कर दी। लेकिन अब दोबारा आप जो है ऐसा ना करें, बहुत कम टाइम है, सिलेबस लेट हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन यही थी जो अभी बताई, ठीक है। टू ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की ये डिटर्मिनेंट है। एक क्वेश्चन ये बोर्ड लेवल का है, पहले मैंने लिया है। यहां तक किसी को थ्योरी में कोई दिक्कत हो तो बता दे। पहले थ्योरी है, थ्योरी के बीच में क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के, फिर मेंस एडवांस लेवल के सब क्वेश्चन डिजाइन है, ठीक है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स में कॉलम्स और रोज होते हैं। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स उसका ऑर्डर कहलाता है। अगर ये बराबर हो जाते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। उस स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है, जो भी बताया नहीं कैसे, उस वैल्यू को डिटर्मिनेंट कहते हैं। यही अब तक की कहानी थी। यहां तक बात आके रुक गई कि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है इस पर हमने बात नहीं की, कुछ समय बात करेंगे। उससे पहले कुछ सवाल उठा लिए। 2x2 ऑर्डर का, ये डिटरमिनेंट कितने ऑर्डर की है, 2x2। कोई डाउट? सॉल्व करने का तरीका ये आप पहले से देख के आए हो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। कोई डाउट? जल्दी बताओ बेटा। ये लिखा हुआ है 2x x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल टू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 3 माइनस 15। क्या कहते हो? जल्दी से कैलकुलेशन तेज करके आंसर बताओ। अब टाइम आ गया कैलकुलेशन तेज करने का, कंपटीशन बहुत हाई है। कैलकुलेशन अगर आपकी वीक है तो ज्ञान आपका साथ नहीं दे पाएगा। x इक्वल टू 2, एक अच्छा देखें, आंसर देने का नियम समझ लें। आप सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा, ओके? आंसर डिक्लेयर नहीं करेंगे। कैलकुलेशन तेज करने के लिए 2x2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट। अच्छा, कभी ये गलती ना कर दें कि ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। समझ गए आप मेरी बात? अच्छे से देख लें। इधर बेटा पड़ोस में बात मत करो। आप क्लास के प्रोटोकॉल को जो मैंने डिसाइड किए या फॉलो करो, या फिर जो उसे मना कर दो क्लियरली कि सर हम क्लास के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन एक बात, जब तुमने वायदा कर दिया तो आप वायदा तोड़ के बेवफाई नहीं कर सकते, ठीक है? क्लियर? देखो, आंसर डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्लास के रूल फॉलो करेंगे तभी सफलता मिलेगी। क्लास में सबको साथ लेकर चलना है। आप समझ गए मेरी बात? कैलकुलेशन जिन बच्चों की वीक है वो स्पीड बढ़वानी है। क्लास इस तरह डिजाइन की जाती है कि हर तरह के बच्चों की सब, समझे? तो कभी आप अति उत्साहित ना हो। समय दिया जाता है कि जैसे 1 मिनट बच्चों को करने को, जिसका आंसर आ गया वो हाथ खड़ा करता है, किसी एक से पूछते हैं। ये सब सिस्टम है, बाकी बच्चे जानते हैं जो पुराने, आप धीरे धीरे, ठीक है। 2x2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है। इधर सब लोग आंखें एक बार इधर। ये गलती ना करें कि 2x इक्वल टू 1 कर दें, x प्लस 3 5, ऐसा नहीं होता है। करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर रखे हुए एलिमेंट डिटर्मिनेंट में बराबर नहीं होते, चाहे डिटर्मिनेंट बराबर हो। कोई डाउट? क्लियर है? तो सॉल्व ही करेंगे। सॉल्व करने पर कई तरह के आंसर आए। अब मैं पूछूंगा कि कौन आंसर डिक्लेयर कर रहा है। ऐसे चलो ना बेटा, एक प्लानिंग, एक सिस्टम बनाया जाता है। आप एक फैमिली का पार्ट हो इस समय, आप इंडिविजुअल नहीं हो। क्लास में जैसी आ गए तो ये एक परिवार है, उसके प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जिन बच्चों ने ये सॉल्व कर लिया वो हाथ खड़ा करें, बताएं आंसर। 1 इज द करेक्ट आंसर। चेक करते हैं। x इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व ना होने में आपस में ना एक दूसरे की तरफ देख, किसे, जब कोई पड़ोस में कोई नहीं बेटा, मुस्कुरा किसे देख रहे?
एक बात तय हो गई है, 1.5 घंटे तक आपके आसपास कोई नहीं है। अब ये नहीं ऐसे मारने लगे खींच के कि सर ने तो कहा कोई नहीं, अब किसी के पड़ गया एक। मेंटली आपके आसपास कोई नहीं है। जिन बच्चों से ये सवाल नहीं हुआ उन्हें या तो ये पता नहीं है कि ये क्या लिखा है बेटा। टू ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट होती है, ए बी सी डी, इसकी वैल्यू आएगी ए डी माइनस, ये 10th में भी थी यार ऐसे थोड़ी, ठीक है। तो ए डी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वही इसमें लगाया है। उसके बाद सॉल्व करने के लिए अगर कोई अब एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाया है तो इसका मतलब उसकी कैलकुलेशन वीक है, उसे घर पे प्रैक्टिस कर। ओके, क्लियर। एनसीईआरटी लेवल के डाउट होंगे, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, बट एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस में अगर आपकी प्रैक्टिस या कैलकुलेशन वीक है तो आपको घर पे समय देकर उसे इंप्रूव करना होगा। क्लियर। उसके अलावा जैसे मैं कुछ भी बात को जब छोड़ के आगे जा रहा हूं तो आपके मन में कैसा भी डाउट हो उसे पूछने में हेजिटेट ना करें। आपका पहला दुश्मन है आपके अंदर की हिचकिचाहट, हिंदी में बोला हूं बिल्कुल, अंग्रेजी में हेजिटेशन, झिझक। वो आपका दुश्मन सिर्फ क्लास में ही नहीं होगा, हर जगह होगा। मगर सही बात ये नहीं कि कुछ भी इसे, हाँ मन में आ रहा है किसी को देख के कि कहने सिर्फ तू पागल है। अब सर ने कहा था कि जो मन में आए बोल देना। अब वो मान लो है कोई ऐसे ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर खड़ा है सड़क में, तो तुम कहने लगे पागल है, ठीक है मुझे और बंद करवा दोगे। सही बात, सच्ची बात, वो क्या होगी आपके अंदर से खुद आवाज आ जाएगी। उसे कहने में ना हिचकिचाए, ये मेरा मतलब था। क्लास में जब आए तो किसी भी डाउट को पूछने में हिचकिचाए नहीं, ठीक है। आगे चलें। एक्स इक्वल टू 1 आप लोगों के लिए एच डब्ल्यू में छोड़ दूं। बहुत चीजें ना बेटा, डिजाइन बड़ा लेवल आगे जा रहा है, बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, समझ रहे आप। कुछ नहीं हटता, एडवांस के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा टारगेट फाइनल गोल है। आप समझ गए मेरी बात। मैं आप ये समझ लें कि मेरा सिलेबस एडवांस के हिसाब से डिजाइन है, सीबीएसई से लेके स्टार्ट होता है और एडवांस तक है। तो उसमें क्या हट गया क्या नहीं, ऐसी कोई बात मन में ना लाएं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज बहुत हैं, फिर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है तो समय कम होता है। आप लोग होमवर्क में डालने से, वैसे क्या है आपका 2 माइनस 20 इक्वल टू 2x² माइनस 24। क्या आया आंसर? हाथ खड़े, नियम नियम। आप बताओ बेटा आंसर। √3 इनका आंसर आया है। बैठ जाएं। क्लास में कभी भी कुछ बातें ध्यान से सुन लो। क्लास में मेरे आने पर भी खड़े ना हो, क्लास का आंसर देते भी समय भी खड़े ना हो। अगर आपको बहुत मुझे जैसे मन हो रहा है कि सर है इनकी इज्जत कर लेते हैं, तो आप जैसी मैं क्लास में आऊँ टाइम पर बैठ जाएं और शांत बैठे हो, खड़े ना हो, ऐसे बैठे रहे चाहे कि बड़े स्टाइल में और मुझे देख कैसे आ जाए स्टाइल, बट अनुशासन में रहें, दिखावे में नहीं। बच्चे ने आंसर √3 दिया है, और कोई बच्चा हाथ खड़ा करे, आप बताएं। डी। देखो बेटा ये गलती ना करे, मामूली सी गलतियां बड़े नुकसान का कारण होती हैं। आपके जिंदगी में अगर कोई नुकसान होगा तो छोटी छोटी वो गलतियां जिन पर तुमने गौर नहीं किया वो जिम्मेदार होंगी। इधर देखें बेटा, बात नहीं। x² = 3 आ गया होगा। जल्दबाजी में ऐसा ना करें, आगे ध्यान रखें, बात बहुत पुरानी हो गई, ये करें सिर्फ √3 ना लिखें। कोई डाउट? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। यहां तक तो सभी पहुंचे होंगे। जल्दबाजी में बच्चे ये गलती कर देते हैं, √3 लिख दिया। आंसर डी, आगे मिल भी जाएगा आपको। आगे चलें।
माइनर ऑफ एन एलिमेंट और कोफैक्टर, इसे भी देख लें। कह रहे हैं द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग बाय रो एंड कॉलम इन विच द गिवन एलिमेंट लाइज, वो उसका माइनर कहलाता है। चलो इसे समझ लें, इस बात का मतलब क्या है। लैंग्वेज आपको लिखवा दी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बात को समझ लो। जहां बात लिखने से समझ आएगी वहां मैं लिखवाऊंगा, ओके। ये बातें कहीं लिखने से, ये तो आपके आदत में आ जाएंगी कि माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है। जैसे ये एक डिटर्मिनेंट है, द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग बाय रो एंड कॉलम इन विच द गिवन एलिमेंट लाइज। आपको इस एलिमेंट का माइनर लिखना है। माइनर हर एलिमेंट का होगा। माइनर ना डिटर्मिनेंट का होता है ना मैट्रिक्स का होता है, पहले तो ये समझ लो। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट रखे हुए हैं, हर एलिमेंट का एक माइनर होगा। कोई डाउट? वो मैट्रिक्स हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट तो होगी ही स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू ही डिटर्मिनेंट होती है। तो डिटर्मिनेंट की ऑर्डर तो हमेशा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम उसमें सेम ही होंगे। कोई डाउट यहां तक? जल्दी बोलो बेटा बात को। तो एलिमेंट मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स में रखा हो चाहे डिटर्मिनेंट में रखा हो, अगर मैट्रिक्स में रखा हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी उसके एलिमेंट्स का माइनर डिफाइन होगा कि मैट्रिक्स में दिखा दूंगा। और डिटर्मिनेंट का ऑर्डर तो होता ही, वो तो होती स्क्वायर है, क्योंकि वो किससे निकली? स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू। तो कभी डिटर्मिनेंट थोड़ी ऐसे हम लिख सकते हैं कि जो जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। अब ये एलिमेंट 1 इसमें रखा हुआ है, इसका मुझे माइनर लिखना है। माइनर लिखने का तरीका देख लो। ये सब लैंग्वेज वैंग्वेज जब मैं पढ़ता था ना तो मुझे डर लगता था ज्यादा। जैसे किताबी लैंग्वेज पढ़ो ना तो बड़ा अजीब सा लगने लगता है, यार क्या लिखा है पता नहीं, जबकि वो बात छोटी सी होती है। क्या? इस एलिमेंट का जो माइनर है वो जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसे डिलीट कर दो। इसे डिलीट कर दिया और इसे डिलीट कर दिया। जो डिटर्मिनेंट बची उसकी वैल्यू 7 इंटू 8 माइनस 0 इंटू 1। कोई डाउट? क्लियर है? कोई डाउट है? अगर मैं कहूं इस एलिमेंट का माइनर बताओ, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा या छुपा लूंगा, और इसे छुपा लूंगा। क्या? 1 इंटू 8 माइनस माइनस 1 इंटू। कोई डाउट? भाई हम कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। कैसे किसी एलिमेंट का माइनर लिखा जाएगा, इसमें किसी को भी डाउट हो तो पूछ। छोटी बातों पे कभी डाउट मत रखना, वरना फिर आगे टॉपिक नहीं पढ़ पाओ। डिटर्मिनेंट के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर रखा है कोई एलिमेंट, उसका हमें लिखना है माइनर, तो वो जिस कॉलम में है और जिस रो में है उनको छिपा लो, जो डिटर्मिनेंट बची उसकी वैल्यू निकाल दो। सपोज दैट आपको इसका माइनर निकालना है, इसका, तो 8 का माइनर निकालना है, तो इसको आपने छुपा लिया और इसको, ये बची क्या आया? 1 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 3। नहीं, मैट्रिक्स की बात अगर हम करें तो अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसके किसी एलिमेंट के माइनर का कोई मीनिंग नहीं। ये बात मैंने वहां खड़े होकर 3-4 बार क्लियर कर दी। ठीक है बेटा? कोई डाउट? आगे चलो। अब कोफैक्टर माइनर को जनरली एम से दिखाते हैं, ठीक है? जैसे M11, तो उस एलिमेंट का माइनर जो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है।
इसका M32, मतलब उस एलिमेंट का माइनर जो थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है, थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, इसका माइनर, माइनर को M से दिखाते हैं। जिस एलिमेंट का माइनर है उस एलिमेंट की पोजीशन यहां शो करते हैं, वो एलिमेंट किस रो में है किस कॉलम में है, किस रो में है किस कॉलम। M11 इसका, ठीक है, ये M12, M M M M 9 के 9 एलिमेंट के माइनर निकल आएंगे। अब आगे बढ़ता हूं। कोफैक्टर और माइनर में क्या रिलेशन है? किसी एलिमेंट का जो माइनर है, कोफैक्टर निकालने के लिए आप उसमें -1 की पावर i+j मल्टीप्लाई कर दो। सपोज दैट, मैं वापस जा रहा हूं, हमने ये 56 किसका लिखा था? 7 × 8 इसका लिखा था। इसका, इसका, इस वाले का M11 आया है 56। ठीक है भैया, कैलकुलेशन आप लोगों ने की थी। अब मुझे इसका कोफैक्टर लिखना है, तो मैं -1 की पावर i+j, i किसे कहते हैं और j किसे कहते हैं? तो i+j अगर इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 की पावर इवन बनी रहेगा, और i+j ऑड है तो -1 की पावर ऑड ऑड हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ i कितना है? 1, और j कितना है? 1, i+j कितना? 2, -1 की पावर 2, 1। तो जो रो वही, जो सॉरी जो माइनर वही, जो माइनर वही। कोई डाउट हो तो पूछिए। हर एलिमेंट के लिए ट्रू है, एक से समझ जाओ यार, 36 बार एक बार समझने से ना माइंड जो है वो बेचारा पसंद नहीं करता, ये ठीक बात एक बार में समझनी चाहिए। अब कोई एलिमेंट ले लो, ये और किसी एलिमेंट का निकाला है, चलो इसका निकाला होगा। ये कौन सा एलिमेंट है? 8। किस में पढ़ रहा है, कौन सी रो में पढ़ रहा है? M3। और कॉलम कौन सा है? 3, M33। M33 कितना आ रहा है? इसे छुपाया, इसे छुपाया, 1 × 7 -2 × 3 कितना आ रहा है? 1। और आपको C33 लिखना है तो वो भी 1 रहेगा, क्योंकि 3 + 3 6, और -1 की पावर इवन +1। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब किसी एलिमेंट के कोफैक्टर और माइनर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर उस एलिमेंट का रो और कॉलम जोड़ के ऑड नंबर बन जाए तो जो कोफैक्टर आएगा वो माइनर से नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा। फिर से बता दे रहा हूं, किसी एलिमेंट का जो माइनर आया उसमें और कोफैक्टर में इतना ही अंतर है, वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उनको ऐड करो। अगर वो वैल्यू इवन आई तो जो माइनर वही कोफैक्टर, अगर वो वैल्यू ऑड आई तो माइनर में नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पर कोफैक्टर मिल जाता है। फिर से बोलूं क्या बात? किसी भी डिटर्मिनेंट का, किसी भी एलिमेंट का जो भी माइनर आया उसमें 1 मल्टीप्लाई करो, मतलब कोई फर्क ना पड़े, या -1 मल्टीप्लाई करो तो कोफैक्टर मिल जाते हैं। कब 1 मल्टीप्लाई करते हैं और कब -1? अगर i+j का सम ऑड है तो माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इवन है तो +1 या कुछ नहीं, ऐसे कह लो। 1 मल्टीप्लाई करना मतलब कुछ नहीं करना, तो कोफैक्टर मिल जाता है। क्या क्लियर हो गई ये बात? ऐसी बातें तुरंत प्रैक्टिस कर लेना वरना भूल जाओगे। 1 मिनट का समय, किसी को कुछ भी पूछना हो माइनर और कोफैक्टर, उस समय सिर्फ आप खुद ही सोचेंगे कि उसे क्या सोचना है, क्या पूछना है। डेफिनेशन चल रही है अभी, छोटी छोटी डेफिनेशन है बेटा।
यस, क्वेश्चन। 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहां पर बेटा? यहाँ 2 लिखना रह गया। वो लिख रहा था ना, -1 की पावर लिखने जा रहा था, तब तक कुछ बात शुरू हो गई होगी। हम्म। हाँ बेटा। नहीं, पहली बात तो वो -1 नहीं है, यहां पर था पावर में i+j। देखो ये लिखा हुआ है, को फैक्टर -1 की पावर i+j mi j। तो -1 की पावर i+j जब लिख रहा था मैं, तो -1 की पावर i भी 1 था और j भी 1 था, तो 1+1 2 लिखना रह गया था यहाँ। ओके, तो -1 की पावर 2 कितना हो गया? बेटा, -1 की पावर 2 कितना हो गया? आप आगे आ जाओ। -1 की पावर i+j, i भी 1 था, j भी 1 था, दोनों जुड़ के क्या हो गए? 2। तो -1 की पावर 2 +1, -1 की पावर इवन बेटा +1 हो जाता है। तो अब 1 × 56, 56, जो माइनर वही कोफैक्टर, क्योंकि इनका सम क्या था? इवन था। अगर इनका सम आउट हो जाए, जैसे ले लें M23, M23 कितना आया जरा बताना? सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये इसका कितना हो गया भैया? कैलकुलेशन करके तुम ही बताओगे। माइनस, माइनर पूछ रहा हूँ, कोफैक्टर नहीं। चेक करने दो यार, ऐसे कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे यार। क्या कर रहे हो यार? M23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम, कलर चेंज कर देता हूं। सेकंड रो, ये इसकी बात हो रही है, थर्ड कॉलम कितना आया? 4। कोई डाउट? बट इसका जब आपको कोफैक्टर लिखना है तो ये दोनों का सम कितना है? 5। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई। हाँ बेटा, इसमें आप नोट कैसे कर पाओगे ये तो?
ध्यान यहाँ नहीं है तो ज्ञान नहीं है। तो पहला आपका काम हो सिर्फ एक चीज पे ध्यान रहे, अपने ध्यान पर ध्यान, अपने ध्यान पे ध्यान रखो कि हम यही हैं मेंटली, बस हमारा ध्यान इधर उधर तो नहीं। आगे चलना। ये सब कहानी हो गई यार, जल्दी आगे बढ़ो। राइट द माइनर एंड कोफैक्टर अलोंग द सेकंड कॉलम एंड एवेलुएट द डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड रो। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि भाई जो भी सेकंड क्या है, सेकंड कॉलम के जितने भी एलिमेंट है उनके माइनर और कोफैक्टर लिखना है। तो किसका, इसका लिखना है और इसका और इसका। यही तो है ना सेकंड कॉलम ही बोली ना, और भी कुछ कहा है? यहाँ सिर्फ क्वेश्चन है कि जो सेकंड कॉलम में एलिमेंट हैं उनके माइनर और कोफैक्टर्स बताओ। क्लियर है? आप सिर्फ इतनी बात करें, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ अलोंग सेकंड कॉलम। तो इसका माइनर और कोफैक्टर सब लिख लाओगे, 3 का, -1 का और 4 का। यार इतना कर लाना, ये HW में लिख देता हूं, ठीक है? कोई डाउट? ठीक। अगला क्वेश्चन, इसमें सेकंड रो के एलिमेंट के क्या पूछे, कोफैक्टर्स। जल्दी से कैलकुलेशन तुम्हारे लिए, कैलकुलेशन स्पीड के लिए, नॉलेज के लिए नहीं, कैलकुलेशन स्पीड। सेकंड रो ये है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट के का एक कोफैक्टर होगा। तीनों एलिमेंट के तीनों कोफैक्टर बता के निकाल के ऑप्शन बताओ। जल्दी नहीं, स्पीड के लिए क्वेश्चन, स्पीड के लिए, नॉलेज के लिए नहीं। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। कैलकुलेशन सेकंड रो के एलिमेंट के तीनों कोफैक्टर निकालने हैं किसी। फिर गलत कर रहे हो, हाथ खड़ा करना है फिर। कितने बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किया वो हाथ खड़ा करें, या समझ नहीं पा रहे हैं। कैलकुलेशन अभी किसी की फंसी हुई है वो अलग बात है। कोई ऐसा बच्चा जो इसको निकालने में क्वेश्चन को कंसेप्चुअली ना समझ पा रहा हो तो वो बताए। कोई ऐसा बच्चा जो क्वेश्चन को कंसेप्चुअली ना समझ पा रहा हो। कोई नहीं क्लास में श्योर आप? ठीक है, हमें इस एलिमेंट का पहले माइनर निकालना है, फिर कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है बालक, उसको हमने पहले ये चिन्ह बना दिया कि इसका निकालना, ठीक।
वो जिस कॉलम में है उसे छुपा लिया और वो जिस रो में है उसे छुपा लिया। देखें 5 6 3 -4 3 2 -4 -7 3, वो इसका निकालना है तो मैंने इसको छुपा लिया और इसकी रो को छुपा लिया। जो बचा डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू निकालनी है। 6 इंटू 3 -7 इंटू 3। कोई डाउट? ये आपका हो गया 18 प्लस 21, कितना हो गया 39। अब हमें निकालना कोफैक्टर है, माइनर तो नहीं, ये माइनर निकला है किसका, m किस रो में है, ये सेकंड, और किस कॉलम में है, फर्स्ट। ये निकला है बालक m21। अब आपको निकालना है C21। 2 + 1 कितना है, ऑड, तो C21 हो जाएगा -30। ऐसे ही बाकी निकालेंगे बेटा, क्या बात है इसमें। अब मुझे आंसर डिक्लेयर जिससे मैं कहूं, बताओ, आप ही बताओ बैठ के, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा। आप आंसर बताएं, आंसर डिक्लेयर करें, करना चाहेंगे। सी, सी आंसर डिक्लेयर किया है। क्या ये सही है यार? ये कैलकुलेशन करो घर पे, ये आपको ही करनी है, ठीक है। ऐसे ही बाकियों का निकाल लेंगे। ये निकलेगा M22, कितना आएगा 20, वही C22 होगा। और M23 कितना आ रहा है -11। आ रहा है ये, माइनर -11 और C23 11। ठीक है ये, आगे। अब भाई कह रहे हैं एक्सपेंशन उस डिटर्मिनेंट का कैसे करें जो 3 × 3 ऑर्डर की है। अब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ सब लोग। 3 × 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करें, ठीक है बच्चों। ये एलिमेंट लिया A11, इसे छुपाया, इसे छुपाया, वही बात। ये क्या बच्चा, इसका कोफैक्टर भी कह सकते हो क्योंकि 1 + 1 इवन है, इसलिए कोफैक्टर लिखा गया। कोई डाउट, कोई डाउट। A22 इंटू A33 -A32 इंटू A23, कोई डाउट। अरे मैं तो ऐसे लिख लेता हूँ ABCDEF करके, वो ज्यादा सही लगता है। ये 1 2 3 देख के बच्चे डर लगते हैं, बट अब जब इतना सीख लिया है तो कोई ये कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। A11, इसे छुपाया, इसे छुपाया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। अब हम लिखेंगे नेगेटिव के साथ 1 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कोई डाउट? एक्सपेंशन के समय क्या रूल चलेगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई, +1 इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, माइनस प्लस। कारण वही है, जहां इन दोनों का सम इवन आ रहा है वहां प्लस हो रहा है, +1, और जहां इन दोनों का सम ऑड आ रहा है वहां -1 हो रहा है, कारण वही है। तो -A12, इसे छुपाया, इसे छुपाया, A21 A33 -A31 A23। जल्दी बताओ बेटा, एक बच्चे की जिम्मेदारी हर दिन मैं एक क्लास में दूंगा। आज आपकी है। A13 A21
A32 माइनस A31 A22, जरा देख लेना। A11 ये क्या हो जाएगा, C11, यही तो C11 है, यही कोफैक्टर है इस एलिमेंट का और यही माइनर है। अगर आप इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये आपका हो जाएगा C12। अरे भाई ये तो माइनर है और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने यहां प्लस कर दिया ना, प्लस A12, नेगेटिव को अंदर कर दिया, नहीं आया समझ में। ये एलिमेंट है A12, ये लिख दिया, अंदर जो चीज रखी हुई है वो इस एलिमेंट का माइनर है, बट नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या बन गया उसका कोफैक्टर। प्लस A13 वो वाला, और वो चाहे उसका माइनर लिख लो चाहे कोफैक्टर लिख लो, सेम ही है यार। ये बात लिखी हुई है इतनी अजीब टाइप से, जैसे कि पता नहीं कितनी बड़ी स्टोरी लिखी है। नहीं आया समझ में, क्लियर है। वरना ऐसा कैसे हो जाएगा कि कैलकुलेशन नहीं सिखा पाए, ये कैसे हो गया, हमें समझ ही नहीं आई कैलकुलेशन। ये लिखा हुआ है, खत्म करूं बात, ये माइनर के रूप में लिखा हुआ है, इतनी सब बातें देखने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल वो एक्सपेंशन है, ठीक है। एक्सपेंशन करना आया हो, ऐसे हम तो कभी याद भी नहीं करते थे, ठीक है, सीधे एक्सपेंशन सीख जानते थे, एक्सपेंशन सी क्वेश्चन करते थे। ये इसी बात को रीअरेंज करके लिख दिया है, इसी बात को, ये जो लिखी हुई है पूरी बात, इसमें प्लस वाले एक साथ कर दिए और माइनस वाले एक साथ कर दिए हैं, हाँ या ना। कुछ बच्चे कहते हैं ऐसे हमें जल्दी याद हो जाता है तो ये लिख दिए, आपका मन है, कोई कंपल्सन नहीं है। नहीं यही बात समझ, वैसे जोड़ने लगते हैं ना, A1 फिर एलिमेंट कौन कौन से देखे, B2 C3, समझ रहे आप, ऐसे एक पैटर्न बना लेते हैं, हम उसे सजेस्ट नहीं करते, आप कहोगे तो बना के मैं बता दूंगा, ठीक है। उससे अच्छा तो जल्दी, अगर इतनी जल्दी करनी है तो सारस रूल कर लो जो आगे पढ़ाऊंगा। नहीं समझे क्या कह रहा हूं, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, वैसे ही मैंने लिख दिया। ये चीज लिखी हुई थी, ये बच्चे ने क्या किया, प्लस वाले एक साथ इकट्ठे किए, स्टूडेंट नहीं किया मैंने, माइनस वाले एक साथ किए, और उसने कुछ ऐसे दिमाग में एक अपना पैटर्न बना लिया कि ये वाला एलिमेंट उसके साथ में ये दोनों मल्टीप्लाई, फिर ये वाला एलिमेंट उसके साथ में C2 A3 मल्टीप्लाई, ऐसे करके उसने बना लिया। तुम भी बना के देख लो, कोई डाउट, मगर हम इसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई रूल है जो पढ़ना जरूरी है। उससे ज्यादा आसान मुझे वैसे ये लगता है, सारस रूल आएगा अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, अच्छा, या पहले ही बता देता हूं। एक क्वेश्चन ले लेता हूं डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए, एक क्वेश्चन से समझा दे रहा हूं बेटा। इसी को ले लेते इस क्वेश्चन, हमें ये 3 × 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट निकालनी है, ओके। तो भाई एक तो सिंपल तरीका है, पहला कन्वेंशनल, क्या, 2, इससे छुपाया इससे छुपाया, 1 × 1 -8 × 1, डायरेक्ट लिख रहा हूं पेन नीचे, 1 × 1 -8 × 1, फिर ये वाला एलिमेंट नेगेटिव के साथ 1 × 1 -10 × 1, कोई डाउट, प्लस 1 × 8 -10 × बोलो, इसकी वैल्यू कितनी आई 2, 1 -8 कितना आया -7, -7 1 -10 -9, हाँ, प्लस 1 8 -10 -2, तुम्हारी जिम्मेदारी, -14
प्लस 63 माइनस 2, जरा बताना कुछ क्या हो रहा है। 47 श्योर, देख ली कैलकुलेशन 47। दूसरा तरीका क्या है, सारस रूल जो आगे उसका हेडिंग पड़ा हुआ है यहीं दिखा दे रहा हूं, ठीक है, दिखा दूं, ठीक। ओके, इसको सारस रूल से करते हैं जो मुझे ज्यादा आसान लगता है। क्या थी, 27111 1081। आप सिंपल तीनों कॉलम लिख लें, पहला स्टेप। तो फिलहाल मैं बता देता हूं, आपने तीनों कॉलम लिख दिए, पहला स्टेप, कोई डाउट। फर्स्ट स्टेप तीनों कॉलम, उसके बाहर डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट कुछ मत लिखो, ऐसी लाइनें मत लगाओ। शुरू के दो कॉलम दोबारा लिख दो, 2 1 10 7 1 8। कोई डाउट? जो यहां तक पहले खूब दिमाग में बसा लो बात। पहले हमने डिटरमिनेंट का तीनों कॉलम लिख लिए, फिर शुरू वाले दो कॉलम दोबारा लिख दिए। ये है C1, ये है C2, ये है C3। हमने C1 C2 फिर लिखे हैं, ध्यान रहे C1 एंड C2 ही लिखने हैं, ठीक है। आगे चलो, मेन डायगोनल को पकड़ो, इसके मेन डायगोनल एक ये है, ये डायगोनल हुआ, इसके एक ये हुआ, कलर चेंज कर दे रहा हूं, एक ये हुआ, ऐसे देखते हुए जाओ जिसमें तीन तीन एलिमेंट हैं। आगे जाओगे तो दो रह जाएंगे, रुक जाओ। और इधर जो स्टार्ट हुए दो के बाद से स्टार्ट हुए, तीन तीन तीन। डायगोनली देखो कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ये हाँ, इसमें 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 यहाँ कितने आ रहे हैं, इन पे निशान लगा लो। इसके बाद इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, तीनों पे निशान लगा लो। इतना काम करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, जल्दी इसको। यहाँ तक लिखो, स्टेप बाय स्टेप जल्दी करो। ये ना एक बार प्रैक्टिस में आ जाता है तो थोड़ा टाइम बचता है, ये बात तो सही है। ओके, बाकी इसका कोई यूज नहीं, जल्दी करो यार। लिख लिया? इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो। इधर देखे सब लोग, कलम नीचे। एक वैल्यू डेल्टा 1, डेल्टा 1 वैल्यू आएगी इन सब का मल्टीप्लीकेशन, इन सब का मल्टीप्लीकेशन, इन सब मल्टीप्लीकेशन का सम। भाई 2 × 1 × 1 प्लस 7 × 1 × 10 प्लस
1 × 1 × 8, जरा चेक करना कितना आया, कितना, 80। क्लियर? यहां तक लिखो, इतना करो, स्टेप बाय स्टेप सब लोग लिख लो, क्योंकि थोड़ा ना इसमें बच्चे जल्द। कंसेप्ट तो कुछ है नहीं, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, लेफ्ट मुड़ना, दाएं मुड़ना, फिर दीवार को फान लेना, फिर छत पे चढ़ के ऐसे कूद के और तारों पे ऐसे लटक के एकदम पहुंच जाना। कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट नहीं बताया, कैलकुलेशन बता रहे, तो कई बार जल्दी कैलकुलेशन बताने में कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ कंसेप्ट नहीं बता रहा। कितना आया? 80 आया? आपने ऐसे देखा, अब ऐसे देखना है। यहां तक क्लियर हो तो अगला नियम बताऊं बेटा, क्योंकि अब कलर चेंज कर रहा हूं। येलो कलर में देखें। अब आप ऐसे देख रहे हैं, कितने एलिमेंट मिले? अब कितने मिले? 3। यहां से देख लें, इसे, फिर इसे, और फिर इसे। इधर वाले सारे ग्रीन ही कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, ये भी ग्रीन कर देते हैं ये, और इधर वाले ग्रीन। ये ग्रीन बॉक्स में ऐसे चलना है और येलो बॉक्स में ऐसे चलना है। अब ठीक है, बोलो। डेल्टा 2 निकालना इसी विधि से, जरा कितना आया कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। 33। पक्का? घटा दो, 40। कोई डाउट? डेल्टा जो इसकी वैल्यू आएगी, अगर इसकी वैल्यू का नाम डेल्टा है, इसका नाम हम डेल्टा दे देते हैं, डेल्टा इक्वल टू, तो डेल्टा जो आएगी, डेल्टा 1 माइनस। एक बार देख लो, कहीं डाउट हो तो पूछ लो और आगे बढ़ो। इस तरह से कैलकुलेशन करके आप सारस रूल के हिसाब से 3 × 3 मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है। वो जो शॉर्टकट लिखा हुआ है वो भी यही लिखा हुआ है कि इधर के सब पॉजिटिव वाले मल्टीप्लीकेशन और उधर वाले मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस। जब आप गौर से देखोगे तो ये जो एलिमेंट है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A3, ये दोबारा आएंगे यहाँ। पॉजिटिव वाले इनको कहा गया है पॉजिटिव वाले, ठीक है, उनको कह दिया गया है नेगेटिव वाले, और ये डिफरेंस लिख दिया गया है। ये जो लिखा गया है ये वो सारस रूल ही है। क्लियर है ना? आगे बढ़ू, यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो तो देख ले। किसको? कौन सा वाला? ये वाला? वो वो आगे आएगा, उसे मैं ऐसे ही रखूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहां तक कर दूं ताकि आज के उसमें नोट्स में चला जाए, इसलिए वेट करो। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इसमें कोई नई बात नहीं है।
A determinant of order 3 will have 9 minor and each minor will be determinant of order 2 and वगैरह वगैरह, वही सब बात है। नहीं आई समझ में? ये जो अब तक मैंने कहानी सुनाई, उस कहानी को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, शॉर्ट में लिख दिया है। A determinant of order 3 will have 9 minors, हाँ ठीक है, and each minor will be determinant of order 2 and the determinant of an order 4 will have 16 minor, हाँ ठीक है, पता ओके। ये वही बात लिखी हुई है, sum of product of element with their corresponding cofactor is the value of determinant। अरे यही तो है कि किसी एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, इस एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, इस एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से। बात जिसको करने की बेचैनी से तुम्हारा दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि सीने से बाहर ना निकल जाए, तो तुरंत क्लास में टीचर को बता दें, टीचर तुम्हें बात करने का समय देगा। नेक्स्ट, टीचर और पर्टिकुलर बच्चे के बीच के कम्युनिकेशन में बाकी लोग ना कूदें, वो उस टीचर और उस बच्चे के बीच का कम्युनिकेशन है। ओके, टीचर अपनी तरह से बच्चे को डांटेगा भी, सब तरह से करेगा, तुम उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो और बातें हो जाती है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी वही है, कोई नई नहीं। ओके ओके, ये डी मतलब डिटरमिनेंट को कहा गया है, ठीक है। इस पेज पे आपके लिए ये एक नई बात है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी भी रो के एलिमेंट का प्रोडक्ट किससे, विथ कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज 0। ये A11 लिया, सम ऑफ प्रोडक्ट, इधर सुने बेटा, बात खत्म हो तो शुरू करूं आगे। कोई हमने एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट लिया, और जो कोफैक्टर लिया है वो दूसरे एलिमेंट का लिया, C12, कोई डाउट? A12 ये एलिमेंट लिया, कोफैक्टर किसी और रो के एलिमेंट के लिया, जैसे लिया C22, कोई डाउट? तीसरा एलिमेंट लिया A13, कोफैक्टर किसी और एलिमेंट के ले लिया, A32 किसी और रो का, उस रो का नहीं है वो एलिमेंट। जैसे ये एलिमेंट A11 किस रो का है, इस रो का है, ये कॉलम वाइज दिया गया है, तो आपने जो कोफैक्टर ले लिया वो दूसरे कॉलम का ले लिया, 12, ठीक है। दूसरा एलिमेंट लिया आपने ये, उसके साथ में कोफैक्टर लिया ये वाला C22, तीसरा एलिमेंट लिया आपने 13, उसके साथ में कोफैक्टर ले लिया C32, ये वाले इसके ले लिया आपने सारे कोफैक्टर, और एलिमेंट इसके लिए, पहला एलिमेंट कोफैक्टर इसका, ठीक है, दूसरा एलिमेंट कोफैक्टर इसका, तीसरा एलिमेंट कोफैक्टर इसका, एलिमेंट यहां से लिए और कोफैक्टर इससे। इसका प्रूफ कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छा अभी तो मैं होमवर्क में दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका प्रूफ है, इसलिए होमवर्क में देता हूं मैं। इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, कोई डाउट? ये प्रॉपर्टी होमवर्क में मैं लिख रहा हूं, एक बार बच्चा समझ के आता है तो उसे समझाने में आसानी रहती है, अलग अलग एंगल से। पेज नंबर बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी
पेज नंबर इसमें चेंज हो गया, डिटरमिनेंट चैप्टर में। बेटा ये वाली प्रॉपर्टी आप एक बार पढ़ के आए, जितनी पढ़ मिले आपसे, ठीक है। ये नहीं है कि आप पूरी 100% सीख के आए। तो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ और इस प्रॉपर्टी को अलग अलग तरह से यूज करने में आसानी रहती है। आप एनसीईआरटी में डिटरमिनेंट चैप्टर खोलेंगे तो उसमें बीच में ये बाकायदा ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये प्रूफ दिया हुआ है इक्वल टू 0। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वाइल एक्सपेंडिंग इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस बी डायरेक्टली मल्टीप्लाई 1 और -1, ये बात हो चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट थी, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुने। इधर बात मत करो भैया, इधर देखो, अब इधर अलर्ट हो, फिर से सुन लियो मैंने क्या दिया होमवर्क में। होमवर्क में क्या दिया आप बताओ बेटा, पीछे खड़े हो, आपसे पीछे, हाँ जी खड़े हो जाइए। होमवर्क में क्या दिया? एनसीईआरटी में डिटरमिनेंट चैप्टर में ये प्रॉपर्टी लिखी है, नीचे प्रूफ है। एक बार आप उस प्रूफ को समझ के आएंगे तो मैं इसका प्रूफ अलग अलग तरीके से समझाऊंगा और इसका यूज सिखाऊंगा, ठीक है। ये सब बातें आपकी पुरानी, बाकी होमवर्क में आज ज्यादा कुछ नहीं है। कह रहे हैं द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट विद करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ द सेम रो इज ऑलवेज इक्वल टू कितना? सेम रो में 0 नहीं है, फिर फर्क समझ लो। सेम रो में ये है किसके बराबर? डिटर्मिनेंट के बराबर। और डिफरेंट रो में ऑफ एनी अदर रो तो क्या क्या वैल्यू आएगी? 0। सेम रो में किसके बराबर है? इसके, ये क्वेश्चन है, ये इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एनी रो और कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर सेम रो का। तो ये किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट के बराबर। और अगर अदर रो आ जाएगी तो क्या आंसर आएगा? 0। कोई डाउट? जो बच्चे इसको नहीं करके लाएंगे, कल मैं होमवर्क में ये चेक करूंगा कॉपी पे, आपसे समझ में आया नहीं आया हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, समझाने काम हमारा है, लेकिन ये प्राइमरी है, आपको कॉपी पे लिख के लाना है तभी समझ आएगा, ठीक है। ये करा ही दिया, ठीक है, सारे रूल से। ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दे रहा हूं भाई, ऐसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दे रखी है, अल्फा पूछा है ना। आज की बात में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो लैंग्वेज और साथ ही साथ दो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 2 का प्रूफ हमने काफी कर लिया, प्रॉपर्टी नंबर 3 का प्रूफ आप एक बार देखकर आएंगे, नेक्स्ट क्लास में होगा। 1:44 हुए क्या? क्लास
न्यू स्टूडेंट जो है वो आगे बैठेंगे, और कोई भी ऐसी चीज जो 11th की यूज हो रही है अगर उन्हें नहीं पता है तो तुरंत इंडिकेट कर देंगे। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, जैसे मैं बोल रहा हूँ, नहीं पता हो तो बताएं। भाई इसकी वैल्यू पहले निकालें, तो वैल्यू निकालने के लिए ना तो मैं सारस रूल यूज कर रहा हूँ, ना कोई शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, सिंपल ये मैंने पढ़ा है भाई, मुझे तो यही ठीक लगता है। 1 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, कोई डाउट? माइनस माइनस प्लस साइन एल्फा साइन एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा, कोई डाउट? माइनस साइन एल्फा, नहीं नहीं नहीं, इसे छुपाया इसे छुपाया है, माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा। गौर से देखो, ये एक्सपेंशन करना तुम्हारा काम है। कोई डाउट? माइनस साइन एल्फा इसे छुपाया इसे छुपाया, तो 1 माइनस साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा, और -1 और साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा, वो माइनस और लगाना होता है बीच में, तो प्लस साइन एल्फा। कोई डाउट? +1 इसे छुपाया साइन स्क्वायर एल्फा +1, कोई डाउट? ये आपका हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। देखिए जैसी क्वेश्चन अच्छा आएगा राइटिंग में भी फर्क आ जाएगा, आप समझ लें, स्पीड में भी फर्क आ जाएगा, हर चीज डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड। ये माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा 0, माइनस साइन एल्फा इंटू 0 0, प्लस साइन स्क्वायर एल्फा +1, तो क्या ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा नहीं हो गया? बताओ। ये आपका डिटरमिनेंट आया, जो किसका फंक्शन है? एल्फा का। एल्फा बदल रहा है तो साइन एल्फा बदल रहा है, जब साइन एल्फा बदल रहा है तो साइन स्क्वायर एल्फा भी बदल रहा है, जब साइन स्क्वायर एल्फा भी बदल रहा है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा भी बदल रहा है, तो बदल के उसकी वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, वही तो रेंज होती है। नहीं यही बात समझ, कोई फंक्शन कहां से कहां तक गया मिनिमम से मैक्सिमम तक, वो उसकी रेंज है। तो साइन स्क्वायर एल्फा की मिनिमम वैल्यू 0, किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, अगर पॉसिबल है तो। साइन एल्फा 0 से 2 पाई तक -1 से 1 तक होगा। इसको ऐसे लिख के मत करो, ऐसे ओरली करना सीखो, मैं सुना रहा हूं कहानी। साइन एल्फा, एल्फा गया 0 से 2 पाई तक, तो साइन एल्फा गया -1 से, सबको पता है 11th में ये बात, माइनस साइन एल्फा की रेंज क्या होती है? -1 से, यहां लिख दे रहा हूं, -1 से बड़ा साइन एल्फा लेस देन इक्वल टू, आया ना? उसका स्क्वायर करोगे तो वो 0 से लेकर 1 तक। जब साइन स्क्वायर एल्फा 0, तो डिटरमिनेंट है कि मिनिमम वैल्यू 2, और जब साइन स्क्वायर एल्फा 1, तो डिटरमिनेंट है कि मैक्सिमम वैल्यू 2, 1 + 1 4। कोई डाउट? कोई डाउट? देख लो, साइन स्क्वायर एल्फा की मिनिमम वैल्यू डाल दो 0, तो डिटरमिनेंट है कि मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 2। साइन स्क्वायर एल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो डिटरमिनेंट है कि मैक्सिमम वैल्यू 4। कोई डाउट? ओपन या क्लोज्ड? क्लोज्ड, क्योंकि साइन स्क्वायर एल्फा 0 है और वो साइन स्क्वायर एल्फा 1 भी है, तो वैल्यू रख रहे हो तो ये क्लोज्ड में आएगी। ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन करके आईआईटी में कम से कम हर बार पूछा जा रहा है। आगे मैंने ले रखे हैं 4-5 क्वेश्चन, इसके आगे ले रखे हैं सब सिस्टम में, ठीक है। इस तरह डिजाइन किया गया है कि पहले थ्योरी आए थोड़ी, फिर बोर्ड लेवल आए, फिर उसके मेंस लेवल आए, फिर एडवांस लेवल आए, ठीक है। डाउट? आंसर डी दें, और जो पढ़ाया था वो एक बार देख लें। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ये बोर्ड लेवल में आया, और अभी 2021 में भी 2 बार सेम सवाल आया है, थोड़ा सा चेंज करके आगे ले रखा है मैंने। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कर लोगे? एचडब्ल्यू दे दूं? आंसर दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा, ये सॉल्व करके आएगा मैक्सिमम वैल्यू 1।
एक ये होमवर्क में दे रहा हूं, आंसर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू -x³ आएगी, वो 8 के बराबर रखी जाएगी। आप खुद ही करें, क्योंकि ये क्लास के क्वेश्चन थे इसलिए आंसर दे भी दिया है, वैसे HW में देता नहीं हूं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है कि आपको प्रूफ करना है ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। सेम क्वेश्चन है, देखो इसकी वैल्यू ही -x³ आएगी, ये किससे इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, सेम करके मैंने छोड़ दिया। जब इसे सॉल्व करोगे तो -x³ आएगा, यही क्वेश्चन ये था, वो 8 के बराबर दे रखा था, इसमें सिर्फ वैल्यू पूछिए -x। सारस रूल हो गया। उसके बाद अब ये प्रॉपर्टी शुरू होंगी, यहां से आपका IIT शुरू होगा। नेक्स्ट क्लास से आप डायरेक्ट जो है अब इन प्रॉपर्टीज और इन प्रॉपर्टीज से IIT में आए हुए क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। ठीक है, थैंक यू।